जय हिंद साथियों। आज हम लोग 15 अक्टूबर 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनसे रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज को स्टडी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ 15 अक्टूबर की है कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने। ठीक है, तो ये 13 अक्टूबर 2021 को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जो इंडिया की हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च की गई थी, जिसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पीएम गति शक्ति से क्या मतलब है? इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करना, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनके एग्जीक्यूशन फास्ट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना और जो सर्विस डिलीवरी है उसको एनहांस करना। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है पीएम गति शक्ति का। तो यहाँ पे हम लोग पीएम गति शक्ति के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी पीएम गति शक्ति को लेकर, ये 15 अगस्त 2021 को अनाउंस की गई थी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, स्वतंत्रता दिवस की स्पीच थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को ये ऐलान किया था कि इंडिया के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आ रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, लॉन्च कब हुई थी? तो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि लॉन्च डेट क्या है, 13 अक्टूबर 2021 है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाया गया है? लगभग तो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें सोचा गया है, लगाया गया है। ठीक है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में इसमें लगभग लगभग 16 मिनिस्ट्रीज और 16 डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेट करेंगे जहां से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तेज होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, सर्विस डिलीवरी एनहांस होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। लीड एजेंसी कौन सी है? लॉजिस्टिक्स डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये इनिशिएटिव है। आपको ये ना लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इनिशिएटिव है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्फ्यूजन है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है इसमें? तो बिसैग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विद सपोर्ट फ्रॉम इसरो। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी है कि टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेकर कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्विस डिलीवरी को एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बिसैग एन BISAG-N है और इसरो है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो लगभग ये जो प्लान आया है ये 25 साल के लिए। ठीक है, विद की माइलस्टोन्स फ्रॉम 24-25। तो ये 2021 में लॉन्च की गई थी और इन्होंने ये कहा था कि 2024-25 से जब शुरुआत होगी 2024-25 की, तो हमें नए नए माइलस्टोन्स देखने को मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में। तो अभी हमने देखा है कई कई प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके 6 पिलर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब रेल के लिए अलग, रोड के लिए अलग, शिप के लिए अलग। अभी तक क्या है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो नेशनल मास्टर प्लान या गति शक्ति प्लान क्या करेगा? तीनों चारों मिनिस्ट्रीज को एक साथ करेगा, इंटीग्रेट करेगा और एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनेगा, ताकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब एक ही पोर्टल पे दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं है कि आपको रोड से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप रोड की वेबसाइट पे जा रहे हैं, शिप के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप शिप की वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो इन सारी जो साइलोज में अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है उनको अब एकीकृत, क्या कहते हैं, एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, माफ कीजिएगा जबान लड़खड़ा गई। तो इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस बरकरार रहे। उसके बाद है प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटीज पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे। ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जो भी क्लोज क्रिटिकल गैप्स हैं उनको प्लग इन किया जाएगा, जिससे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, आपस में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, बजटिंग है, फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन होगा, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन होगा। एनालिटिकल टूल्स यूज़ किए जाएंगे, देखा है हमने, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इसरो और बिसैगन है, जिसकी वजह से एनालिटिकल टूल्स भी यूज़ किए जाएंगे, GIS बेस्ड प्लानिंग होगी और डायनेमिक मॉनिटरिंग होगी, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खाका हो गया हमारे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का। कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, तो वैसे तो हमने देखा था लेकिन फिर से देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, जो अभी करेंटली 13% जो हमारा GDP का है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में चला जाता है। तो इसी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना
इसकी एक ऑब्जेक्टिव है पीएम गति शक्ति की, ठीक है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जैसे चाइना के जो पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कार्गो हैंडल कर सकते हैं, अभी इंडिया में उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़, पोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप है, तो इसके लिए ये गति शक्ति मास्टर प्लान का यूज़ किया जाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स, मल्टी मॉडल मतलब एक ही जगह पे अगर आपको जाना है तो आप एक ही जगह से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और कोई स्टेशन, एयरपोर्ट सब आस ही पास हो, सब एक ही जगह से हो, ताकि आप एक ही जगह से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे एक्सेस कर सकें। तो ये हो गया सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर पीपल एंड गुड्स। ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब टारगेट्स क्या क्या कंप्लीट हुए हैं वो देखते हैं, या क्या क्या लगाए गए हैं एम्बिशियस जो भी टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं। तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आपने देखा होगा, वो इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। 4G इन ऑल विलेजेस, renewable energy capacity to 25 gigawatt from 87.7 gigawatt, नेशनल हाईवेज टू 2 लाख किलोमीटर, अभी लगभग 1,60,000 किलोमीटर है, तो इसको कवर करना है 2 लाख किलोमीटर तक। ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाना है 4,54,000 सर्किट किलोमीटर तक। 220 एयरपोर्ट्स बनाने हैं, हेलीपोर्ट्स बनाने हैं, वाटर एयरड्रोम्स बनाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। रेलवे टू हैंडल 1600 मिलियन टन ऑफ कार्गो। 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। 202 फिशिंग क्लस्टर्स और हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स इसमें इस्टेब्लिश किए जाने। तो ये देख लीजिए आप कितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये, मतलब यहाँ पे हाईवेज भी हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क भी है, एयरपोर्ट्स भी हैं, रेलवेज हैं, गैस पाइपलाइन है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है भारत सरकार की। इसमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 7 इंजन कहाँ कहाँ पे, मतलब ये जो स्कीम आई है गति शक्ति, ये किस किस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट अपना रखेगी। तो रेलवेज में, रोड्स में, पोर्ट्स में, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है, ठीक है। वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जितनी बातें हो सकती थी पीएम गति शक्ति में इंपॉर्टेंट, वो हम लोग ने सारी डिस्कस की है। नोबेल प्राइज का इकोनॉमिक्स 3 लोगों को मिला है, डैरन एसोमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये आप ये 3 जो देख रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं, 3 व्यक्ति जो देख रहे हैं, इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 2024 के। इन्होंने क्या स्टडी किया है कि इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया है। ये इन्होंने स्टडी किया है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनसे इंटर्न प्रोस्पेरिटी कैसे इफेक्ट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आरबीआई बना है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आरबीआई ने कैसे पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से इंडियंस की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, ठीक है। तो पूरी ये स्टडी को इन्होंने किया था, मतलब आरबीआई के लिए नहीं किया था, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया और इन्होंने ये स्टडी किया, लिंक किया कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन निकला हुआ था, उसकी ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में या डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। द लॉरेट्स इन इकोनॉमिक साइंसेज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई है देश की समृद्धि, ठीक है। देश की समृद्धि किससे जुड़ी हुई है, तो सामाजिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है देश की समृद्धि। ये किसने बोला है, ये नोबेल प्राइज विनर्स ने बोला है, ठीक है। सोसाइटीज विद अ पुअर रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे समाज में जो कानून है वो अच्छे से लागू नहीं होता है, और एक्सप्लॉयटेटिव है, जहाँ पे शोषण होता है इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोस्पेरिटी या समृद्धि हैम्पर होती है, ठीक है। डू नॉट जनरेट ग्रोथ और चेंज फॉर द बेटर। तो इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सीम अवार्ड को लेकर। तो सीम अवार्ड जो है मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। सीम क्या है, सीम सोसाइटी ऑफ इंजीनियर, एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। तो इन्होंने प्लैटिनम अवार्ड दिया है इन द एयरपोर्ट सेक्टर अंडर फैसिलिटी कैटेगरी। टू विच एयरपोर्ट, टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये क्या रिकॉग्नाइज किया है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एयरपोर्ट का कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। एक अवार्ड ये हो गया। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा 40 अंडर 40 का अवार्ड, ठीक है। 40 अंडर 40 का अवार्ड IACP का अवार्ड मिला है 40 अंडर 40। तो ये किसको मिला है, ये प्रीतपाल कौर को मिला है, ठीक है। प्रीतपाल कौर जो IPS ऑफिसर हैं 2016 बैच की, उनको ये 40 अंडर 40 अवार्ड मिला है। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में फेक जिला है, फेक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे SP हैं
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इनको ये अवार्ड मिला है। IACP 40/40 प्रीतपाल कौर, ये IPS ऑफिसर है। ये USA का अवार्ड है, याद रखिएगा। और इसमें एकमात्र भारतीय यही हैं जो सिलेक्ट हुई हैं, 1 ऑफ द 40 ऑफिसर्स फ्रॉम 6 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो एकमात्र भारतीय प्रीतपाल कौर जी बनी है जो कि IPS ऑफिसर हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 40/40। नेक्स्ट अवार्ड है HRD डेवलपमेंट से रिलेटेड। HRD अकेडमी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, देखते हैं किसको दिया है। तो MK स्टालिन जो है चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। HRD अकेडमी ने, एशियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अकेडमी ने ये सम्मानित किया है, ठीक है। एशियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एशिया HRD अकेडमी ने MK स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14th कंपनी बनी है जिनको महारत्न कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कैटेगरीज होती है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये कैटेगरीज होती हैं जो कि अच्छे परफॉर्मेंस पे बेस होती हैं। तो महारत्न सबसे एक्सीलेंस कैटेगरी है और इसमें एकदम लेटेस्ट इंडक्शन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। और ये कौन से नंबर की कंपनी है? तो ये 14 नंबर की कंपनी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। 14 नंबर की ये कंपनी है। अब क्राइटेरिया क्या है महारत्न स्टेटस हासिल करने का? तो पहले कंपनी को नवरत्न स्टेटस हासिल करना होगा, साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, या नेटवर्थ ज़्यादा होनी चाहिए 15,000 करोड़ से, या प्रॉफिट जो है पिछले 3 सालों का वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उतना होना चाहिए। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है जिसको मीट करने पे ही महारत्न स्टेटस हासिल होता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये ब्रीच किया है, ये जो स्टेटस है इनको रीच किया है, और अब क्या है, अब ये महारत्न स्टेटस की लाइन में आ गए हैं, इनको महारत्न स्टेटस की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया गया है। यहाँ पे कुछ और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में करंट महारत्न कंपनीज हैं। तो कौन कौन सी हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। और जो ये सारे ब्रैकेट में लिखे हैं ये ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है ये मेजर जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ चुके हैं कि कौन सी कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है। तो ये जो महारत्न में जो 14 कंपनियां हैं इनके बारे में तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल अफेयर सेक्शन से, जहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनाडा का बार बार ये कहना कि इंडियन अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है उनके कैनेडियन सिटीजन्स के असैसिनेशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को फायर कर दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। तो हमारे लिए मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भले ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो, पर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कनाडा की लोकेशन देख लेनी है, फिजिकल लोकेशन, पॉलिटिकल लोकेशन देख लेनी है, और अंदर जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है कनाडा के हमको उसको देख लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है यूपीएससी में तो ऐसा पूछा ही गया है कि जो भी कंट्रीज़ के साथ कुछ भी हमारा चल रहा है, हमारे रिलेशंस कैसे भी चल रहे हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेंड हो गए हैं, तो उनमें पॉसिबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कनाडा की फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस देख लेते हैं। तो ये कनाडा को देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको नहीं दिख रहा है बस, ठीक है। तो ये जो येलो जो शेडेड पोर्शन है, येलो ग्रीन ऑरेंज में, ये आपका कनाडा है, ठीक है, कनाडा है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में इनके आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। फिर अगर हम लोग अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो ईस्ट में ग्रीनलैंड है, नॉर्थ ईस्ट में इनके ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के साथ ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड के साथ मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं कनाडा। फिर फर्दर ईस्ट में मूव करें तो लैब्राडोर सी आ जाता है। फर्दर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें तो नॉर्थ अटलांटिक सी आ जाता है। और फर्दर अगर हम पूरा मूव कर जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ में तो पूरा यूएसए ही है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, और नॉर्थ वेस्ट में यूएसए है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए बाउंड्री अलास्का से यहाँ पे बाउंड्री टच हो रही है। तो इसकी लोकेशन हमने देख ली, सिर्फ एक ही कंट्री से ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है, बाकी मैरीटाइम बाउंड्री ये ग्रीनलैंड से भी शेयर करती है या डेनमार्क से भी शेयर करती है।
ठीक है, तो लोकेशन देख लेते हैं। ऑक्यूपाइज मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद कंटिग्यूअस यूएस टू द साउथ एंड अलास्का टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी और साउथ में भी यूएस इनसे लैंड बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अटलांटिक हमने देखा कहाँ पे है, अटलांटिक ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है, ये देखिए आर्कटिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया, और इधर वेस्ट में हम जाएं तो ये वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है, मारीटाइम बाउंड्री विद फ्रांस, सेंट पियर एंड मिकुलन टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कुछ जगह है जो कि फ्रांस से बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाना हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सा छिप गया है। ठीक है, छिप गया है इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। हैंस बॉर्डर आइलैंड जो कि ग्रीनलैंड में, यहाँ पे हैंस बॉर्डर है, ये जो रेड रेड आपको दिखा रहे हैं ये हैंस बॉर्डर है, यहाँ पे एक आइलैंड है हैंस बॉर्डर, यहाँ पे ग्रीनलैंड और मतलब डेनमार्क और कनाडा की बाउंड्री आती है। टोटल एरिया की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय टोटल एरिया है आफ्टर रशिया। ठीक है, आफ्टर रशिया, रशिया के बाद ये सबसे बड़ी कंट्री है, और फोर्थ लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया अलोन। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स कंटेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, इनके पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है फ्रेश वाटर लेक्स का, आपको ये ध्यान देना है। और साथ ही साथ इनकी जो कोस्ट लाइन है, ये पूरी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट से जो लाइन इनकी है ये सबसे लंबी है। देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन, यहाँ ये पूरी यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे पूरी कोस्ट लाइन इनकी सबसे लंबी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लैंड बॉर्डर विद यूएस, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। ठीक है, लगभग 9000 किलोमीटर का, 8800 किलोमीटर का ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है जो कि कनाडा और यूएस के बीच बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनाडा के बारे में देखा, पॉलिटिकल बाउंड्री देखी, फिजिकल लोकेशन देखी। कुछ और डीप में जाके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम लोग मेजर रिवर्स और मेजर लेक्स देखेंगे कनाडा की। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ पार्ट से। एकदम देखिए, ये ग्रेट बियर लेक है, एकदम नॉर्दर्न पार्ट में ग्रेट बेयर लेक है, उसके साउथ में है ग्रेट स्लेव लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक के साउथ में है लेक अथाबस्का। लेक अथाबस्का में यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम एनरिच्ड ये लेक है। लेक अथाबस्का के जस्ट नीचे जस्ट साउथ में रेंडियर लेक है। ठीक है, रेंडियर लेक है, और फिर यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, यहाँ पे पूरे ग्रेट लेक्स हैं। कौन कौन से? ग्रेट लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक ओंटारियो। ठीक है, ये सारे के सारे शेयर किए जाते हैं बिटवीन यूएस एंड कनाडा, एक्सेप्ट मिशिगन। जो मिशिगन है, लेक मिशिगन है, ये वाला लेक मिशिगन है, ये एंटायरली यूएसए में है। ठीक है, ये एंटायरली यूएसए में है, आप ये बात याद रखिएगा। बाकी जो लेक्स हैं जैसे लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक एरी और लेक एंटारियो, ये शेयर किया जाता है बिटवीन यूएस एंड कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनलैंड रिवर्स देखे, इनलैंड लेक्स देखे इनके, और जो शेयरिंग लेक्स हैं ये भी देख लिए। अब रिवर्स पे देख लेते हैं। तो मेजर रिवर्स है यहाँ की मैकेंजी। ठीक है, ये देखिए, ये आप रुकिए, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको सही में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको मैकेंजी के बारे में। लेक मैकेंजी रिवर मैकेंजी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, और ये कहाँ से निकल रही है? ये ग्रेट स्लेव से निकल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे निकली और ये ब्यूफोर्ट सी में चली गई या आर्कटिक ओशन में गिर गई। ठीक है, तो ये आर्कटिक ओशन में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैकेंजी रिवर जो है ये स्टार्ट्स एट ग्रेट स्लेव लेक एंड फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये हमने पूरी इनकी जो लेंथ है वो देखी, ग्रेट स्लेव से निकल के आर्कटिक ओशन तक। इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है। सेंट लॉरेंस रिवर कहाँ पे है? तो ये इस साइड में है। ठीक है, ये ईस्ट साइड में है, जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, जहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं। जो ग्रेट लेक्स हैं दे ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ठीक है, और ये सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ आती है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में आके गिरती है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। सेंट लॉरेंस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सेंट लॉरेंस जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो ये सारे के सारे जो है ये फ्रेश वाटर लेक हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी और लेक अंटारियो। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर मेजर रिवर्स हैं जैसे चर्चिल रिवर, सेंट जॉन रिवर, ओटावा रिवर, सैंगवे रिवर, मैक्यून रिवर। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स आपके सामने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मैकेंजी रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर। देख लेते हैं लेक्स के बारे में। तो वुल्स्टन लेक है, वुल्स्टन लेक है, ड्रेन्स इनटू बोथ हडसन बे एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे लेक यहाँ पे बनाए नहीं होंगे ये लोग क्योंकि वो बहुत ही इंटीरियर वाली चीज़ है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि वुल्स्टन लेक कहाँ है? तो वुल्स्टन लेक कनाडा में है। ठीक है, वुल्स्टन लेक यहाँ पे है, कनाडा में है।
ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव तो हमने आपको दिखाया है, ये ग्रेट बियर लेक है और इसके जस्ट साउथ में ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है। बोथ एंक्लोज एंटायरली विद इन कनाडा। तो ग्रेट बियर लेक जो है कनाडा का लार्जेस्ट लेक है और ग्रेट स्लेव लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो बियर के जस्ट नीचे स्लेव है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल अफेयर से है। निकारागुआ ने डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दिए हैं अपने इजराइल के साथ अमिड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। जो इजराइल और हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्टीन को लेकर, उसके चलते क्या किया है, निकारागुआ ने अपना सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए हैं इजराइल से, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। लीडरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे निकारागुआ के, तो डेनियल ऑर्टेगा प्रेसिडेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डेनियल ऑर्टेगा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब हम लोग निकारागुआ के बारे में कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में है। इसके जस्ट नॉर्थ में देखें अगर तो होंडुरास है और साउथ में कोस्टा रिका है, ठीक है। नॉर्थ में होंडुरास कंट्री है और साउथ में कोस्टा रिका है। ईस्ट में कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो याद रखिएगा, मनागुआ, ठीक है, मानागुआ। लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश है। प्रेसिडेंट हमने आपको बताया डेनियल ऑर्टेगा है, ठीक है। ये मैक्सिकन अंपायर, ये मैक्सिकन कॉलोनी थी एक टाइम पे, आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना आपको पूरा नहीं याद रखना, बस याद रखिएगा कभी किसी टाइम पे ये मैक्सिकन एम्पायर के अंदर आती थी, ठीक है। तो ये ऊपर नॉर्थ में होंडुरास है, साउथ में कोस्टा रिका है निकारागुआ के, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है मानागुआ। थोड़ी सी फिजिकल लोकेशन भी देख लीजिए निकारागुआ की। ये इसकी कैपिटल है मानागुआ, और ये लेक निकारागुआ यहाँ पे डीपेस्ट लेक है या लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और ये सैन जुआन रिवर है जो एक्चुअली कोस्टा रिका और निकारागुआ के बीच बाउंड्री बनाती है, ठीक है। सैन जुआन रिवर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये याद रखिएगा मस्कीटो कोस्ट यहाँ है, ठीक है। मस्कीटो कोस्ट कहाँ पे है, तो मस्कीटो कोस्ट निकारागुआ में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हम लोग देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो 105th रैंकिंग है इंडिया की आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 127 देशों में इंडिया 105वें नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। स्कोर कितना है, तो स्कोर है 27.3, इंडिकेटिंग सीरियस हंगर, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि स्कोर कितना है, 27.3 है। रैंकिंग कितनी है, तो रैंकिंग है 105th। की इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो मेजर किया जाता है वो 4 डायमेंशंस में मेजर किया जाता है। कौन कौन से, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इस पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप इसको अपने मेंस और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अंडर नरिशमेंट है वो 13.7 पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, चाइल्ड स्टंटिंग 35.5% है, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7 है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.9% है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। परफॉर्मेंस इन साउथ एशिया देख ले, तो चाइना जो है वो 4th नंबर पे है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है 84th पे, पाकिस्तान 109 रैंक पे है, और अफगानिस्तान 116 रैंक पे है, ठीक है। तो हल्का सा एक बार साउथ एशिया का भी परफॉर्मेंस देख लिया जाता है। टॉप जीएचआई परफॉर्मर्स कौन से हैं, टॉप 10 तो नहीं है, टॉप 5 हम लोग को याद रखने हैं, ठीक है। टॉप 5 याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है बेलारूस, सेकंड पे है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, थर्ड पे है चिली, फोर्थ पे है चाइना, और फिफ्थ पे है कोस्टा रिका, ठीक है। तो IFSCA का एक एग्जाम था, उसमें टॉप 5 से रिलेटेड कुछ चीज़ ऐसे पूछी गई थी कि सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स टॉप 5 में कौन कौन कंट्रीज आती हैं। तो आपको ये इन्होंने एक आपको हिंट दे दी है कि फर्दर एग्जाम्स में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक इंडेक्स के टॉप 5 कंट्रीज याद रखना है, ठीक है। बॉटम 5 कौन कौन से हैं, तो बॉटम 5 है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि 123वें पे है, 124 पे मेडागास्कर है, 125 पे चैड है, 126 पे येमेन है, और 127 पे सोमालिया है, ठीक है। बॉटम 5 तो ना याद रखिए, अभी टॉप 5 ही याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो ये दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो कि आयरलैंड की एक NGO है, और एंड वेल्टर हंगर लाइफ जो कि जर्मनी की एक NGO है, वो आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करती है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है वो 19th एडिशन है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, 19th एडिशन है, कवरिंग 136 कंट्रीज, एंड आउट ऑफ देम
ओनली 127 आर रैंक्ड। तो 136 कंट्रीज को इन्होंने कवर किया था, पर 127 कंट्रीज को ही रैंक मिली है। GHI स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये अभी हमने देखा। 4 इंडिकेटर्स होते हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो MSDE एंड मेटा ने पार्टनरशिप किया है AI पावर्ड स्किल डेवलपमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, मेटा के साथ, जिसको पहले फेसबुक के नाम से भी जाना जाता था। किस चीज़ के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल डेवलप करने के लिए थ्रू AI एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो AI पावर्ड स्किल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है। तो AI जो डेवलप किया जाएगा उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसमें लामा मॉडल होगा, लामा मतलब लैंग्वेज लर्निंग मॉडल होगा, 24/7 क्रॉस सपोर्ट दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होगा और व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि ईजिली एक्सेस हो जाए। पायलट इम्प्लीमेंटेशन एक्शन पार्टनर जो है वो है सर्वम AI। ठीक है, सर्वम AI नाम याद रखिएगा, ये पायलट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, विच विल पायलट AI असिस्टेंट फॉर 6 months टू टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज इट्स फंक्शनैलिटी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ कहाँ पे डेवलप किए गए हैं, तो 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किए गए हैं एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई एंड कानपुर, विच इज फोकसिंग ऑन वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी टू ऑफर इमर्सिव ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज भी डेवलप किए गए हैं AI के लिए। कहाँ कहाँ पे, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जोधपुर में, चेन्नई में और कानपुर में। ठीक है, अब स्किल इंडिया की बात हुई है, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, तो स्किल इंडिया मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी जुलाई 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन यूथ जितने भी हैं उनको एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इंटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। कोर कंपोनेंट से इसके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें चुने गए थे, जैसे सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोबोटिक सेक्टर, कई सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे जिसमें जो है एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड की जा रही थी यूथ को। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भी इंटीग्रेट किया गया था। इसमें इसके अंदर की इनिशिएटिव्स कौन कौन से थे, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, ये जो दो थे। इनमें क्या था, इनमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता था जब भी कोई स्किल आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, आपकी जो स्किल है उनकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, टारगेट क्या था इनका, यूथ बिटवीन 15 to 29 विद फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स होती थी इंडस्ट्री के साथ, एकेडमिया के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कौन कौन से सेक्टर पे फोकस किया गया था, तो IT, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है। तो 2015 के बाद ऐसी पहली बार हुआ है कि 9 सालों में जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान विजिट करेंगे। ठीक है, ही इज द फर्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर टू विजिट नेबरिंग कंट्री सिंस 2015। ठीक है, सिंस 2015, 2015 के बाद जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहले व्यक्ति होंगे या पहले व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ हमारे लिए ये जरूरी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख ली जाए। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये फॉर्म कब हुई थी, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में फॉर्म हुई थी, ध्यान रखिएगा। इससे पहले शंघाई 5 के नाम से ये जानी जाती थी, जब 5 कंट्रीज ने, 5 देशों ने मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1996 में। ठीक है, तो तब 1996 में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था विद द सेम ऑब्जेक्टिव जिसका नाम था शंघाई 5। फिर इसी को बदल के इसी का नाम बदल के 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, जब इसमें 1-2 मेंबर्स और इंक्लूड हुए। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर्स थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कंफ्यूज नहीं होइएगा सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है। फिर 2001 के बाद इनका एक्सपेंशन हुआ और मेंबर कंट्रीज ज्वाइन हुई। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया जब इंडिया होस्ट कर रहा था। जब इंडिया होस्ट किया था पिछले साल तब ईरान ने ज्वाइन किया था, ये बात याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में बेलारूस ने ज्वाइन किया है।
सुप्रीम डिसीजन मेकिंग कौन है? तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, जो कि हर साल मिलती है, और इस साल ये लोग मिल रहे हैं पाकिस्तान में। इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, जो कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये रैट्स जो इंस्टीट्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बॉडीज़ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, उनमें जनरली टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। ठीक है, कुछ समिट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है। तो 2024 की जो समिट हो रही है ये पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, ये 25th समिट है, याद रखिएगा 25th समिट है, 2024 में हो रही है। थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये थीम है इस बार की 25th एससीओ समिट की, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। इससे पहले पिछले साल इंडिया में हुआ था, और पहला एससीओ समिट जो हुआ था वो शंघाई चाइना में हुआ था 2001 में, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो पहला समिट हमने देखा, लेटेस्ट समिट देखा, और करंट समिट देखा कि कहाँ पे होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडिया को हाल ही में सर्टिफाई किया है कि इंडिया में अब ट्रकोमा एलिमिनेट हो चुका है, इंडिया से ट्रकोमा एलिमिनेट हो चुका है। इस बात की जानकारी दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एलिमिनेटिंग ट्रकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ट्रकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया से एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया ज्वाइन कर रहा है नेपाल को, म्यांमार को, और 19 अदर कंट्रीज को जिन्होंने ये माइलस्टोन टच किया है। ठीक है, ट्रकोमा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ट्रकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होती है बैक्टीरियम क्लमीडिया ट्रैकोमाटिस से। ठीक है, क्लमीडिया ट्रैकोमाटिस से ये बीमारी होती है, ट्रकोमा होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आईलिड्स के इनर सरफेस पे हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं, आंखों में बहुत दर्द होता है, कई बार तो कॉर्नियल डैमेज होकर ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये जो बीमारी है ये ब्लाइंडनेस तक पहुंच जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पुअर सैनिटेशन की वजह से, क्राउडेड लिविंग कंडीशंस की वजह से, inadequate क्लीन वाटर इन टॉयलेट्स, क्लोज कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रेन स्पेशली फॉर वुमेन, ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं ट्रकोमा के। बचाया कैसे जाएगा? तो वही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स हो, हाइजीन मेजर्स लिए जाएं तो ये बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, अजिथ्रोमाइसिन या ट्रॉपिकल टेट्राक्लिन। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। ये हमने बात की ट्रकोमा की। अब बात करते हैं मार्बर्ग वायरस की। तो मार्बर्ग वायरस नया वायरस आउटब्रेक हुआ है कहाँ पे? रवांडा में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मार्बर्ग वायरस कहाँ पे आया है? तो ये रवांडा में आया है। ये फिलोविरिड फैमिली के हैं, मतलब वायरस फैमिली का है, जिसकी इबोला मतलब इबोला वायरस का ये फैमिली, मतलब इबोला वायरस के ही पैथोजन ये इंक्लूड करता है, मार्बर्ग वायरस। इसकी पैथोजेनिक फैमिली इज सिमिलर टू इबोला वायरस। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनिशियल इन्फेक्शन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद रोसेटस बैट्स, वही बैट से ट्रांसफर होता है। फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है थ्रू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स और कंटेमिनेटेड सर्विसेज। ठीक है, फिर सिम्टम्स होते हैं 2 से 21 दिन में, फिर फीवर आता है, हेडेक होते हैं, मसल एकेज होते हैं, और साथ मतलब जब एकदम सिम्टम्स एकदम प्रोग्रेस कर जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे आ जाते हैं, तो हेमोरैगिक सिम्टम्स होने लगते हैं। ठीक है, हेमोरैगिक सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मार्बर्ग वायरस कहाँ पे आया है? तो रवांडा में आया है। अब हम लोग रवांडा की थोड़ी फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन देख लेते हैं। ये रवांडा है, ये कंट्री है अफ्रीका में। तो ये लैंड लॉक नेशन है इन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन्स ऑफ सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ये सेंट्रल या ईस्टर्न अफ्रीका में लैंड लॉक नेशन है, याद रखिएगा, मतलब नो एक्सेस टू सी, रवांडा। ठीक है, नॉर्थ में देखिए तो नॉर्थ में है युगांडा। फिर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ईस्ट में आएंगे, अगर हम यहाँ से मूव किए ईस्ट में आए क्लॉकवाइज तो ईस्ट में है तंजानिया। फिर मूव किए ईस्ट क्लॉकवाइज में तो साउथ में है, साउथ में है बुरुंडी। और फिर फर्दर क्लॉकवाइज मूव करके वेस्ट में आए तो वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपको याद रखना है रवांडा किससे बाउंड्री शेयर करता है? कॉन्गो से, युगांडा से, तंजानिया से और बुरुंडी से। ठीक है, 4 ही देशों से ये बाउंड्री शेयर करता है। शेयर बाउंड्री विद बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट करिसिम्बी। ठीक है, माउंट करिसिम्बी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये बात याद रखेगा। ठीक है, माउंट करिसिम्बी।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये माउंट करिजिम्बी आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। माउंट करिजिम्बी हाईएस्ट पीक है रवांडा की। इंपॉर्टेंट लेक जो है वो लेक किवू है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्गो के साथ शेयर करती है। ठीक है, रवांडा कॉन्गो के साथ शेयर करती है लेक किवू, ये एकदम बड़ा सा लेक किवू है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेक किवू कहाँ है, तो ये रवांडा का पार्ट है। ठीक है, कैपिटल रवांडा की है किगाली। यहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो बंटू ट्राइब्स हैं, साथ ही साथ हुतू, तुत्सी और त्वा ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, तो ये 4 ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुतू और तुत्सी तो बहुत ज़्यादा वायलेंस में आपस में लड़ी भिड़ी रहती हैं, और रवांडा वायलेंस हुआ था, रवांडा जेनोसाइड 1993 का, अगर आपको पता होगा, जिसमें हुतू और तुत्सी ने आपस में बहुत ज़्यादा जेनोसाइड करे थे, एक दूसरे में बहुत ही वायलेंट एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट किए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन है, हुटी हैं, तुत्सु हैं, त्वा हैं और बंटू हैं। रवांडा की कुछ स्पेशल रिवर्स देख लेते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है रूसीजी रिवर। ठीक है, रूसीजी रिवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है, जो कि नाइल में ड्रेन करती है। ठीक है, दिस वाटरशेड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 80% ड्रेन्स इनटू नाइल एंड 20% इनटू कॉन्गो वाया रूसीजी रिवर, ये बात याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की है न्याय बोरांगो रिवर, न्याय बोरांगो रिवर, न्याय बोरांगो रिवर यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना रेलेवेंट है सिर्फ उतना ही याद रखना है हम लोग को। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे कगेरा नेशनल पार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कगेरा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये हल्का सा आप दिमाग में रखिएगा। स्पेस एक्स ने हिस्ट्री बनाई है कैचिंग स्टारशिप को बिल्ड करके, तो आपको ये याद रखना है कि कैचिंग स्टारशिप किसने बनाया है, तो स्पेस एक्स ने ये बनाया है। आप यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कैचिंग स्टारशिप किसने बनाया है, याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नासा से रिलेटेड। तो नासा ने अपना यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। इन्होंने बोला है क्लिपर विल टेक ओवर 5 years टू रीच जुपिटर एंड स्नीक क्लोज टू इट्स मून इन 49 पीरियोडिकल फ्लाईबाइज। ठीक है, तो इन्होंने नया अपना एक यूरोपा क्लिपर मिशन ज्वाइन किया था। यूरोपा क्या है, ये जुपिटर का मून है, जुपिटर का मून यूरोपा है। इसको स्टडी करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, यूरोपा क्लिपर, ठीक है, यूरोपा क्लिपर नाम है मिशन का, जो कि कहाँ जाएगा, यूरोपा जाएगा। यूरोपा क्या है, यूरोपा जो है जुपिटर का मून है, ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा यूरोप से। ठीक है, ये जुपिटर का मून है यूरोपा। 15 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। किसको ऑनर करने के लिए, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हु इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो उनको, उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहला ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 2010 में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या थे अब्दुल कलाम साहब के, तो इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को डेवलप किया था, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ये बात याद रखिएगा। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को, ये बात याद रखिएगा। 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड डे, और इस बार की थीम है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। हम लोग ने अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही डेली करंट अफेयर्स में ये डिस्कस किया था कि जो नई स्किल यूनिवर्सिटी आई है वो मुंबई में आई है। तो अभी उसी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रतन टाटा यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि नया नाम क्या है, पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र मुंबई में खोली गई है। ठीक है, ये आज कल ही अनाउंस किया गया था, टू ऑनर रतन टाटा सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अभी हाल ही में आपको पता होगा श्री रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई थी 9 अक्टूबर 2024 को। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो नई स्किल यूनिवर्सिटी बनी है मुंबई में, उसका नाम बदल के रख दिया गया है पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इंडिया की मेन और विमेन दोनों ही टीम ने ब्रॉन्ज हासिल किया है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट किया गया है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में होस्ट किया गया है, जिसमें इंडियन मेंस और विमेंस टीम दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, विमेंस टीम में कौन कौन है, तो अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीत के इतिहास रचा है, बिकमिंग फर्स्ट ऑल इंडियन विमेन डबल्स पेयर टू मेडल एट एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा।